जय हिंद दोस्तों। सिद्धिविनायक संग्रिया के YouTube चैनल पर बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। और अपने पढ़ रहे थे भोजन के पोषक तत्व, जिसमें हमने ये बात की जिस भोजन में सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। तो पिछली क्लास में अपनों ने संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट पर बात की और अब हम उसी टॉपिक पर पुनः आते हैं, भोजन के पोषक तत्व। और उसमें आज हम सहायक पोषक तत्व विटामिन, खनिज, लवण और जल पर बात करते हैं, जिनमें से हमने विटामिन के लिए एक अलग से क्लास पहले ही ले ली थी। तो बचे हुए दो खनिज, लवण और जल पर आज हम बात कर रहे हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं। पहले वही बेसिक बात दोस्तों, भी पोषक तत्व है शरीर के लिए ऊर्जा देने वाले और जैविक क्रियाओं के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। जो 6 हैं हमारे लिए मुख्य: कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल। और जिसमें ये सभी आवश्यक मात्रा में उपस्थित है जिस भोजन में, उसे हमने बैलेंस डाइट कहा। विटामिन पर दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसलिए आज हम पहले बात करते हैं अब खनिज, लवण पर। तो देखते हैं भी खनिज, लवण क्या है। छोटे छोटे प्रश्न हैं इस पर। खनिज, लवण, एक तो ध्यान दीजिए, खनिज लवण क्या है? अकार्बनिक घटक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन कार्बनिक होते हैं, खनिज लवण है वो अकार्बनिक घटक है। हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है, उन सब में ये सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है। और तीसरी इसके बारे में जो बात है दोस्तों, हम इसे किसी एलिमेंट के रूप में नहीं लेते, बल्कि हम इसे किसी कंपाउंड यानी यौगिक के रूप में ही शरीर में ग्रहण करते हैं। जैसे सबसे इजी एग्जाम्पल हम ले हमारे नमक का, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो हम सिर्फ सोडियम Na नहीं लेते, उसमें हम नमक पूरा लेते हैं NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन दोनों लिए जाते हैं और दोनों आपस में मिलकर एक यौगिक बनाता है। तो इसलिए कहा गया है कि खनिज लवण हैं, उनको हम हमारे शरीर में किस रूप में ग्रहण करते हैं? यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं, अकेले एलिमेंट के रूप में ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रमुख 7 खनिज लवणों पर बात करते हैं। मेन जो हमारी बॉडी में जो महत्वपूर्ण काम करते हैं उन पर। सबसे पहले रटा रटाया सोडियम, जिसका प्रतीक होता है Na। ये क्या काम करता है हमारे शरीर में? ये हमारे शरीर में पानी को नियंत्रित करता है, पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। और जब शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो सोडियम है वो जल नियंत्रण का काम करता है। अगर इसकी शरीर में कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा यौगिक के रूप में लेते हैं, तो सोडियम के साथ हम क्लोरीन भी लेते हैं। तो क्लोरीन भी क्या काम करेगा? जल नियंत्रण में वो अपना महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करता है। तो सोडियम को हम किस रूप में ग्रहण करते हैं? नमक। इसलिए हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में नमक होना चाहिए, जिससे हमें सोडियम की है वो जो मात्रा है वो शरीर में बनी रहे। उसके बाद बात करते हैं दूसरा पोषक तत्व है पोटेशियम, जिसका जो सिंबल है वो K है। ये क्या काम करता है हमारे शरीर में? ये हमारे शरीर में ऑस्मोटिक प्रेशर को यानी कोशिकाओं के अंतर्गत प्रासरण दाब को है वो नियंत्रित रखता है। ठीक है, और ये हमारे जो सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी क्या करता है आपको पता है? जैसे हमें कोई सूचनाएं, हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? हमारा मस्तिष्क है। यहाँ तक सूचनाएं हैं वो तंत्रिकाओं के माध्यम से पहुँचती है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिकाओं में न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं, उनमें जो सूचना का जो ट्रांसफर होता है उनमें भी इन आयनों का बहुत बड़ा रोल होता है। और अब अगर पोटेशियम आयन अगर हमारे शरीर में नहीं होंगे तो सूचनाएं मस्तिष्क तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, अर्थात इसकी कमी से हमारे जो मस्तिष्क का है वो संतुलन है वो खराब हो जाएगा। तो ये प्रासरण दाब को नियंत्रित रखता है और इसकी कमी से हमारे मस्तिष्क का, ब्रेन का संतुलन है वो खराब हो जाता है।
ये पोटेशियम है वो ज़्यादातर सभी प्रकार की जो सब्जियां हैं जो हम खाते हैं उन सभी में पोटेशियम है वो पाया जाता है, इसलिए सब्जी खानी चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा खनिज लवण जिस पर बात करें हम कैल्शियम। कैल्शियम सीधा सा ही है, कहीं याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कंकाल स्केलेटन सिस्टम बनाने में यानी हड्डियों से संबंधित है, हमारे हड्डियां और दांतों को मजबूत करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो जैसे हमने पहले विटामिन्स में रोग पड़े भी हड्डियां, जो ऑस्टियोपोरोसिस और उन रोगों की बात, तो वही चीज़ें, तो इसकी कमी से हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएगी। हड्डियां में छोटे छोटे हैं पोर्स हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए कैल्शियम का हमारे शरीर में सही मात्रा में होना ज़रूरी है, जो हमारे इस पूरे ढांचे को अर्थात हमारे इस कंकाल सिस्टम को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक अगले खनिज तत्व फास्फोरस पर बात करते हैं। पी, इसका काम भी वही शरीर के कंकाल को मेंटेन रखने में ये काम आता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से हैं? डीएनए की और आरएनए की हम बात करते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन निर्माण। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन निर्माण में इसका बड़ा रोल होता है और इसकी कमी से हमारे दांतों के जो मसूड़े हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां हैं वो लचीली हो जाती है। ठीक है, तो फास्फोरस कंकाल को बनाए रखने के साथ साथ ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन निर्माण में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और इसकी कमी से हमारे दांतों के मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां लचीली हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ हमने कैल्शियम पर बात की, हमने कहा कंकाल यानी हड्डियों और दांतों की मजबूती कमी से हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। याद कीजिए हमने पिछली क्लास में ब्लड कोगुलेशन, रक्त का स्कंदन पढ़ा था, याद है? उसके अंतर्गत भी इसका जिक्र आया था। इसका मतलब रक्त का थक्का बनाने में भी, यानी रक्त को जमाने में भी, रक्त का थक्का बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये भी ध्यान दीजिएगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, रक्त का थक्का बनाने में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और कैल्शियम किस में होता है? दूध, घी, संतरा, गाजर, हरी सब्जी, इन सब में कैल्शियम पाया जाता है। फास्फोरस की बात करें दोस्तों तो दूध, अंडा, मछली और सब्जियों के अंतर्गत है वो फास्फोरस है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लोहा यानी आयरन पर, Fe पर बात करते हैं। पहला प्यारा प्रश्न यही बनता है, हीमोग्लोबिन के बनाने में हिम प्लस ग्लोबिन, हिम यानी आयरन, हिम प्लस ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, शरीर की कोशिकाओं तक जहां जरूरत है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो इसका मतलब आयरन नहीं होगा तो ऑक्सीजन के परिवहन में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए हमें हरी सब्जी और केले हैं उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उनमें आयरन है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत प्यारा प्रश्न है भी, हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट है वो उपस्थित होता है? आयरन उपस्थित होता है। उसके अलावा याद है एक हम कहाँ पढ़ते हैं, पर्णहरित, जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, पर्णहरित क्लोरोफिल के अंतर्गत कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है पर्णहरित, जो केवल हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में ही पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आयोडीन पर बात करते हैं। रोज टीवी में ऐड आता आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, आयोडीन आई, इसका काम है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाना। आपको पता है हमारे गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो उस थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में इस आयोडीन का महत्वपूर्ण रोल होता है। और समुद्री जो नमक होता है उसके अंतर्गत आयोडीन की मात्रा है वो अच्छी होती है। और अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी, यहाँ से गला है वो सूज जाता है, जिसको हम गोइटर या घेंगा रोग कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा या गोइटर रोग है वो होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और खनिज लवणों में हम अंतिम लवण पढ़ रहे हैं अब, कोबाल्ट।
इसमें C बड़ा होता है प्रतीक में और O छोटा होता है, दोनों सेम नहीं होते, दोनों सेम आकार के होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, ठीक है। तो कोबाल्ट में C बड़ा है, O छोटा है, कोबाल्ट। कोबाल्ट किसका घटक है? विटामिन B12, बहुत प्यारा प्रश्न। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट पाया जाता है, CO पाया जाता है। तो ये विटामिन B12 का प्रमुख घटक है और इसका काम भी ब्लड फॉर्मेशन है, रक्त निर्माण में ये सहायक होता है। तो दोस्तों ये था खनिज लवण के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इनको हल्के में मत लीजिएगा, आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर एक बार भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगभग बातें हैं वो याद रह जाएगी। और हमारा इस सहायक तत्व में भोजन के ये 6 पोषक तत्व हैं, जिनको हमने 3 को हमने जो कम मात्रा में ज़रूरत होती है उनको हमने सहायक कह दिया, जिनमें विटामिन हमारा पहले हो चुका था, खनिज लवण अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया है दोस्तों। और अब हम लास्ट इसके अंतर्गत आज की इस क्लास में बात करते हैं जल, वाटर पर बात करते हैं। और वो वाटर हमारे शरीर के हिसाब से हम बात करते हैं। एक चीज़ तो आपको अच्छे से पता होगी भी, एक व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन हमें कितना पानी पीना चाहिए? एक चीज़ ध्यान रखिए, हमें डेली है वो 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर पानी। अब तो कोरोना में वैसे ही बार बार कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा हल्का गर्म पानी है, वो कहते हैं ना थोड़ा सा नया पानी है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। तो एक वयस्क व्यक्ति को औसतन है वो 4 से 5 लीटर पानी है वो प्रतिदिन हमें पीना चाहिए। और हमारी बॉडी का लगभग 65% भाग, 60 से 65% जो भाग होता है वो जल होता है। तो हमारी बॉडी का लगभग 65% भाग है वो क्या होता है? पानी होता है। ये पानी हमारे शरीर में क्या काम करता है? ये हमारे शरीर में एक तो पहला महत्वपूर्ण काम करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है किस रूप में? हमारे जो पानी है हमारी बॉडी में उसको पसीने के रूप में बाहर निकालता है, ठीक है। तो उसमें एनर्जी खपत होती है, तो इससे अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी का अंदर बढ़ रहा है तो हमारे उस टेम्परेचर को है वो ये कंट्रोल कर लेता है। तो ताप नियंत्रण में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और दूसरा, हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ, तो उन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकलवाने में भी पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो उत्सर्जी पदार्थों को, क्योंकि जहाँ पर इनका निर्माण होता है उस निर्माण स्थल से भी हमारी बॉडी में कहीं पर ये अपशिष्ट पदार्थ बन गए, ठीक है, जहाँ बन गए वहाँ से लेके जहाँ जिस हमारी बॉडी के ऑर्गन का काम इनको बाहर निकालना है वहाँ तक ये उसको लेके आता है। तो ये काम पानी ही करता है। और फिर एक बात हमने ये कहते हैं ना जैविक क्रियाएं, हमारे शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल जो केमिकल प्रोसेस होती है, यानी जैविक क्रियाएं जो होती है वो सभी की सभी जलीय माध्यम में ही संपन्न होती है। तो उन जैविक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जल के बारे में कुछ बातें भी, हमें प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। हमारी बॉडी का लगभग 65% भाग है वो जल होता है। ताप नियंत्रण में, उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने में और सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में इस जल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास में भोजन के पोषक तत्वों में हमने आज खनिज लवण और जल पर बात की। और अगली क्लास में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन पर। तो तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।